दोस्तों, इतने से मार्जिन से, फ्यू इंचेस से ये देश टूटते टूटते बच गया। यस, तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ एक यूजीसी गाइडलाइंस की बात थी। ये देश डिवाइड हो जाता, कंप्लीटली परमानेंट हम पर एक निशान बन जाता कि यार ये इतनी बड़ी गलती हो जाती कि इंडिया कैस्ट को हटाते हटाते इनफैक्ट कैस्टिज्म के जाल में परमानेंटली दब जाता। अगर ये यूजीसी गाइडलाइंस जो कि सो कॉल्ड इक्विटी गाइडलाइंस थी, अगर ये इसी रूप में, जिस रूप में इसको डाला गया है, अगर इसी को एनफोर्स कर दिया जाए एंड द सुप्रीम कोर्ट ना बचाए, बिलीव मी यू, दिस इज दैट डिविजन जो हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हम खुद कर बैठते। सो भगवान ने हमें बचा लिया। वो कहा जाता है ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आज हमारे लिए। थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट, आप सब लोग खड़े होइए। एंड तुम्हें बहुत सारे गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन द जुडिशरी हैज वंस अगेन सेव्ड इंडिया। सो आज का वीडियो is that Supreme Court has saved India by giving the stay order on the UGC guidelines or the regulations जो कि दिए गए थे in the name of equity guidelines. This is the 2026 regulations. तो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये UGC regulations क्या थे। So 2026 के इस regulations को समझने से पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि this is not new. ये कोई नई चीज नहीं है। यही रेगुलेशंस, इसी रेगुलेशंस को हम लोग 2012 से देख रहे हैं। 2012 में भी ये रेगुलेशंस आया था और इसका एक रीजन था। द रीजन यहां पर यह था कि यस, ऑन द बेसिस ऑफ कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये इस देश की दुखद लेकिन ये एक हकीकत है। दिस इज happening and it is happening within our universities and within our the four walls of the higher educations also. Yes, ये होता था। सिंपल सी बात है। बहुत सारी कंप्लेंट्स होती थी कि कैस्ट बेस्ड भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर बेस्ड भी हो रहा है, डिसेबिलिटी पे भी हो रहा है, रिलीजन पे भी हो रहा है। सो ये सोचा गया कि नहीं यार, ये हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अलाउ दिस। और यही रेगुलेशन जब 2019 में कोर्ट के सामने आए आफ्टर द रोहित वेमुला केस, जिनको की कैस्ट के बेसिस पर ही डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनकी डेथ हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली थी कि ऐसी रेगुलेशंस बनाने का क्या फायदा जो कि केवल सिंबॉलिक हो, केवल बोलने के लिए हो, फॉर्मल क्यों ना हो। कुछ ऐसा जरूर किया जाए जैसे कि हम इस प्रोटेक्शन को सही में किया कर पाए। यानी कि देयर मस्ट बी सब्सटैंटिव चेंजेस ब्रॉट आउट ऑन द ग्राउंड, इंश्योरिंग कि हम लोग इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटीज में ना कर सके। 100% सही। अब उसी रेगुलेशंस का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग तो होगा, बिल्कुल सही बात है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग इज आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है और ये यहां का क्रक्स है। आर्टिकल 15 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, caste, sex, place of birth, or any of them. There shall be no disability, no liability, no restriction on the basis of, again, race, religion, caste, sex, place of birth, or any of them. आर्टिकल 21 तो हमारा बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो बोलता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सब कुछ बिल्कुल सही था। 2012 में भी यही था। हमारा इरादा यही था कि नहीं यार,
किसी भी बेसिस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है, ये संविधान ने वादा किया हुआ है, ये बाबा साहेब ने हमको वादा किया हुआ है कि हम इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना होने देंगे एट एनी कॉस्ट। तो 2012 में भी ये किया गया। फिर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, ये सिर्फ फॉर्मल नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ रियल स्टेप्स लिए गए। तो इक्विटी कमिटीज बनाने के, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स है उनको इस बेसिस पे बोला गया कि वहां पर एक कंप्लेनिंग कमेटी होगी, वहां पर अगर कोई गलत कंप्लेंट करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, हर तरह की प्रोटेक्शन देने का वादा किया गया 100%। फिर क्या हुआ? फिर ये क्या हुआ, जब 2025 भी आ गया तब भी देयर वर एसेंशियल सेफगार्ड्स कि कोई अगर झूठी कंप्लेंट कर देता है, कोई मनगढ़ंत कहानी बना देता है, कोई ये बोल देता है कि मेरे साथ तो कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ लेकिन सच में कुछ ना हुआ, तो फिर उसके खिलाफ भी, कंप्लेंट के खिलाफ, जो गलत कंप्लेंट कर रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो क्या हुआ? फिर 2025 की ये ठीक ठाक से रेगुलेशन को अचानक 2026 में क्या हो गया? हाउ कम देयर वाज अ सी चेंज इन 2025 विज़ 2026? बिकॉज सडनली एक पूरा पैराग्राफ सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किया गया ऑन सिर्फ कैस्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। क्या जरूरत थी? रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में। नो डिसेबिलिटी, नो लाइबिलिटी, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ये लिखा हुआ है। क्या जरूरत पड़ गई थी 2026 में कि सिर्फ एक कैस्ट को इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया गया? सारे सेफगार्ड्स गायब कर दिए गए। ऑल्सो ये प्रोटेक्शन जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, उनको अवेलेबल था, व्हाई वाज इट एक्सटेंडेड टू ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस? यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। ओबीसीज को रिजर्वेशन या ओबीसीज को जो भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ग्राउंड से अलग दिया जाता है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स। शेड्यूल्ड कास्ट कौन है? शेड्यूल्ड कास्ट वो है जिनको हम दलित्स बोलते हैं। ये जो दलित हमारे भाई है, जो शेड्यूल्ड कास्ट हमारे भाई बहन है, इनके साथ एक हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है, इनको अनटचेबिलिटी सहना पड़ा। ये है इनका ग्राउंड कि जिसके बेसिस पर आज हम इनको रिजर्वेशन और अलग अलग तरीके की प्रोटेक्शन देते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनको हम आदिवासी बोलते हैं, इनके साथ भी एक अलग ग्राउंड है। ये एक वल्नरेबल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है। इस बेसिस पर हम इनको रिजर्वेशन या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर पॉजिटिव स्टेप्स देते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये इस बेसिस पर नहीं है कि ये गरीब है, ये इस बेसिस पर नहीं है कि इन्होंने पढ़ाई नहीं करी। नो, ये इस बेसिस पे कि ये हमारे समाज का कॉन्शियंस है। क्योंकि हमारे इन भाई बहनों के साथ गलत हुआ था, हम उसको हिस्टोरिकल रॉन्ग को करेक्ट कर रहे। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। हाउएवर, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो ये ओबीसीज है, इनकी डेफिनेशन और इनका ग्राउंड फॉर जो पॉजिटिव स्टेप्स है वो कंप्लीटली अलग है। इनको बोला गया है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, और अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या ईडब्ल्यूएस पे बहुत बाद में आया, 2018 में जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस आई, द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, तब ये नया वर्ड आया SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सो आप ओबीसी को SC ST से नहीं मिक्स कर सकते, ये अलग अलग कैटेगराइजेशन है। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ भी बनाया गया जिसे बोला गया SC एंड ST प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। ये सब SC ST के लिए था। मेरा सवाल यह है कि क्या जरूरत पड़ी थी
2026 की रेगुलेशंस को 2025 से इतना अलग कर देने की, यानी कि कोई झूठी कंप्लेंट करे तो भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। तुम कैस्ट वर्ड को इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो, तुम अचानक वो SC ST के साथ साथ OBCs को भी कवर कर रहे हो। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? एक फियर का माहौल हो जाएगा, एक घबराहट का माहौल हो जाएगा जब एक द अनरिजर्व कैटेगरी का पर्सन वो बच्चे को कॉलेज भेजना बंद कर देंगे, क्योंकि इंप्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन को भी अलाउ कर दिया गया है। इंप्लिसिट मतलब मुझे लगा बुरा, अरे भाई मैंने कुछ और बोला, तुमने कुछ और सोचा, विदाउट इवन आंसरेबिलिटी तुम बोल सकते हो कि उसने जिसने बोला वो गलत है। सो द एंटायर थिंग इज, एक डर का माहौल हो जाएगा, अस वर्सेस देम हो जाएगा, इंडिया डिवाइड हो जाएगा। वी डोंट वांट दिस। ये जो इक्विटी वाला मेथड्स है ना, ये यूज किए गए हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में यूज किए गए हैं। यूएस में व्हाइट वर्सेस ब्लैक यूज किया गया है, यूरोप में यूज किया गया है। फाइनली उन्होंने एक्सपेरिमेंट से नोटिस किया ये उल्टा पड़ता है, ये बैकलैश आता है। पूरा जो इक्विटी प्रोवाइड यानी कि जो समान अवसर देने की कोशिश होती है वो उल्टा देश को डिवाइड कर देता है। मतलब ये अजीब बात है, जो उन देशों में नहीं चला जहां इतनी डिवीजन है भी नहीं, तो आप ऐसे देश में चलाने की कोशिश कर रहे हो जहां पर डीप रूटेड डाइवर्सिटीज है, डीप रूटेड प्रेजुडिसेस है। ये देश टूट जाएगा, ये अस वर्सेस देम हो जाएगा, हम लोग घबराहट के माहौल में हो जाएंगे। डोंट डू दिस। जिसने भी ये रेगुलेशंस बनाई है उसको ये खतरनाक स्टेप लेने से रोकना जरूरी था। क्या सोच के बनाया गया? व्हाट वाज द मिस्टेक? इसको आंसरेबल बनाओ, बिकॉज कभी कभी एक गलत कदम उठा जो उम्र जोश में तमाम उम्र मंजिलें रास्ता ढूंढती रह गई। बिल्कुल सही बोला है शायर ने, बिकॉज कभी कभी एक गलत चीज, एक गलत लॉ पूरा देश बर्बाद कर सकता है। और थैंकफुली ये थैंकफुली ये इंटरनेट जोन है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये सारी चीजें उठाई दी गई। अचानक एक फ्यूरोर हुआ फ्रॉम ऑल सोर्सेस, स्टूडेंट्स एंड एकेडमिक्स चिल्लाने लग गए कि ये क्या हो रहा है। यस, कुछ लोगों ने ये जरूर बोला कि जो जेन्युइन केसेस है, जहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत है, वहां जरूर किया जाए। 100%, 1001%, ये हकीकत है। लेकिन हर चीज का एक ड्यू प्रोसेस होता है, हर चीज में रीजनेबिलिटी होती है, हर चीज में आंसरेबिलिटी होती है। आपको इंश्योर करना चाहिए कि कहीं अच्छा करने के चक्कर में बुरा ना कर बैठो। उसी तरह से देयर वाज वाइड स्प्रेड एक्टिविज्म फ्रॉम इवन पॉलिटिकल वॉइसेस। डिवाइडेड हाउस था। अब यस, पॉलिटिक्स में चुप रहना भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी होती है, बिकॉज बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स को यह लगा कहीं उनका अपोज करना या सड़क पे आ जाना कहीं उनका वोट बैंक ना खराब कर दे। नो, आप क्लैरिटी से बात करो। आजकल की जनरेशन, जिसको हम जेन जी बोलते हैं, जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाती है, वो बहुत समझदार हैं। दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, चाहे वो ट्विटर से हो, चाहे सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम से हो, चाहे यूट्यूब के वीडियो से हो, चाहे एक दूसरे से बात करते हैं। दे विल आस्क, AI से पूछते हैं, वो दे वांट टू गो टू द बॉटम ऑफ द सिचुएशन एंड दे वुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या है सच्चाई। और दैट इज व्हाई इतना धमाका हुआ कि एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय जेन जी लर्नर्स, क्योंकि मेरे ज्यादातर लर्नर्स जेन जी है, कि उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आया कि कैस्ट बेसिस को छोड़कर लोगों ने इसको अपोज किया कि नहीं, रिगार्डलेस ऑफ कि हमारी क्या कैस्ट है, कौन अपर कौन लोअर, कौन फॉरवर्ड कौन बैकवर्ड, हम लोग जो गलत है उसको हम अपोज करेंगे। एंड उसी का नतीजा है कि हम और हमारा देश बच गया। सो वो देश कैसे बच गया? वो देश बचा कैसे? वो देश बचा थैंक्स टू द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश के संविधान को एक ही अथॉरिटी को की जिम्मेदारी है
कि वो इसकी रक्षा करे, इसीलिए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला गया द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो एक के बाद एक पिटिशंस फाइल हुई, वन आफ्टर अनदर, कि माय लॉर्ड दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। एंड चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमाल्या बागची ने एक फैसला किया। फैसला यह किया कि जब तक हमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाए कि इसमें ये जो लैंग्वेज यूज की गई है, इसमें ये जो मैकेनिज्म्स जो हमको ठीक नहीं लग रहे हैं, इसकी क्लैरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देगी, तब तक हो ही नहीं सकता कि इन गाइडलाइंस और इन रेगुलेशंस को आप एनफोर्स कर पाए। इन अदर वर्ड्स, ये यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को स्टे कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि पूरे के पूरे गाइडलाइंस को, पूरे के पूरे रेगुलेशंस को अब स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। दे विल चेक इट, द कोर्ट विल गो थ्रू एवरी पार्ट ऑफ इट and also connected to the existing constitutional principles of 14, 15 as well as Article 21. Also, हम देखेंगे principles of natural justice follow हो रहा है या नहीं। Principles of natural justice मतलब दोनों साइड को पूरा मौका होना चाहिए। I can lead evidence 2012 की रेगुलेशन ऐसी ही थी, आप पढ़ो, खोलो, टेक इट आउट, गूगल पे जाओ और सेम यूजीसी रेगुलेशन निकालो 2012 की, दोनों साइड का था। तुम कंप्लेंट करोगे सामने वाले पर, सामने वाले को भी मौका मिलेगा कि दे कैन लीड एविडेंस, दे कैन ऑल्सो से रिबट एवरी फैक्ट, एवरी वर्ड स्पोकन अगेंस्ट देम। ये होती है ना बात। दिस इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस, दिस इज व्हाट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो सुप्रीम कोर्ट नाउ हैज स्टेप्ड इन और थैंकफुली इसको स्टे कर दिया गया है, यानी कि अब ये इफेक्ट नहीं लेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, स्टे का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज स्टे मीन? स्टे का मतलब ये नहीं होता कि इट इज गॉन, स्टे का मतलब ये होता है कि ये टेम्पररीली रोक दिया गया है। पेंडिंग द जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑफ दीज रेगुलेशंस, दीज गाइडलाइंस और दीज रेगुलेशंस कैन नॉट बी इम्पोज्ड। सो फॉर नाउ ये रुक गया है, डजंट मीन कि ये परमानेंटली हट गया। इनफैक्ट मैंने थोड़े ही समय पहले, इनफैक्ट जब ये गाइडलाइंस आई थी तो मैंने एक YouTube पर वीडियो बनाया था, ये इसकी स्क्रीनशॉट है, और मैंने लिख दिया था, ओके, इनफैक्ट आई सेड दिस वेरी कैटेगोरिकली, आप जाकर देख भी सकते हो, गो एंड फाइंड इट ऑन यूट्यूब। मैंने क्लियर वर्ड में बोला था और मेरे शब्द यही थे, 1001%, 1001% जुडिशरी इसको उड़ा देगी, यही मेरे शब्द थे। यानी कि ये स्टे होगा, और अगर इसी रूप में लिया जाता और इसको यूनियन गवर्नमेंट या नहीं चेंज करेगी, तो बिलीव मी, यू हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट इसको इस हाल में, जिस हाल में ये है, उस हाल में उसको इंप्लीमेंट होने दे। मैं फिर बोल रहा हूं, यूजीसी रेगुलेशंस जरूरी है, ये रेगुलेशंस जरूरी है। हमारे शेड्यूल क्या है, शेड्यूल ट्राइब भाई बहन जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। साथ में रेस पर भी, रिलीजन पर भी, जेंडर पर भी, डिसेबिलिटी में हमें इक्वालिटी का माहौल बनाना है। हम सब भारतीय हैं, हमारी मंजिल एक है। ये बहुत जरूरी फिनोमिनन है। इक्वालिटी हमारा पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इस रूप में नहीं कि वो अच्छा करने की जगह वो डिवाइड ही करके छोड़ दे, तो हमारा देश ही बर्बाद हो जाए। ऐसा तो नहीं चाहोगे ना, ऐसा माहौल तो नहीं चाहोगे ना जहां डर का माहौल हो जाए, जहां हम ये बन जाए कि यार हम ये है, वो है, चलो लड़ो। नो, हम लोग फ्रेटर्निटी है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. Fraternity का मतलब होता है हम भाई है, ब्रदरहुड है, हम एक फैमिली है। इस तरह के लॉ हमको तोड़ देंगे, और इसीलिए पूरा कंट्री इज अप इन आर्म्स। हम तो चाहते थे
कैशलेस सोसाइटी हो जाए, सब सेम हो जाए, एक ही पहचान हो कि हम लोग इंडियंस हो। लेकिन हम ये ऐसे गलत लॉस को अगर अलाउ कर दे तो सब बर्बाद हो जाएगा। थैंक गॉड टू द सुप्रीम कोर्ट दैट दे हैव स्टेप्ड इन fact they have stepped up and protected India from being divided on caste lines. So ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप था and thank God to the Supreme Court कि हम बच गए। So first of all a big thanks to the entire Gen Z that आप सब यंगस्टर्स ने एक साथ टुगेदर इस गलत लॉ को अपोज किया। एंड ऑल्सो मैंने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे यूट्यूब पे डाला। आई गॉट लैक्स एंड लैक्स ऑफ व्यूज ऑन दिस एंड thousands of comments and all of them, practically all of them were positive. So proud of you कि तुम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, तुम जागरूक हो रहे हो। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तुम इसी तरह का एटीट्यूड रखकर तुम आईएएस ऑफिसर्स बनना चाहते हो, तुम अपना सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो, तो आपको एक मौका है दैट अनअकैडमी आपको 60% ऑफ का मौका दे रही है एट 17,999। स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। यूज माई कोड SIDLIVE। इस कोड को यूज करो SIDLIVE। मैं पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर GS2 एंड PSIR फॉर ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूं। तुम्हें कम से कम इन सब्जेक्ट्स की हेडेक खत्म हो जाएगी। मेक श्योर दैट यू टेक दिस स्टेप नाउ बिकॉज ये सब टाइम बाउंड ऑफर्स होते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन इन। आई विल बी सीइंग यू इन माय क्लास। इन द वर्ड्स ऑफ अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.